थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं बोलूँगा। थोड़ा धीरे बोलूँगा आज, ठीक है ना, लेकिन इतना भी धीरे नहीं रहेगा कि आपको सुनाई न पड़े। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अन्य पिछड़ा वर्गों के जो लोग हैं उनको आरक्षण से संबंधित ये एक टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है। शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण से शुरू करेंगे। क्या मुद्दा है? कर्नाटक राज्य से जो आया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं और इससे संबंधित मुद्दे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है उसकी संरचना, कार्यशक्तियाँ और क्या मुद्दे हैं, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, करने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो हाल ही में भक्त वत्सल आयोग, कौन सा आयोग? भक्त वत्सल आयोग द्वारा कर्नाटक में होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 33% कोटा दिए जाने की सिफारिश की गई है। भक्त वत्सल आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, डायरेक्शन दिया था, उसके बाद हुआ। आयोग की सिफारिशें क्या हैं भक्त वत्सल आयोग की? तो शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीज में चुनाव जो होते हैं उसमें अल्पसंख्यकों सहित ओबीसी के लिए 33% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। कर्नाटक की 44% आबादी ओबीसी पृष्ठभूमि से संबंधित है। इसके मद्देनज़र ये जो सुझाव है वो जरूरी हो जाता है। अल्पसंख्यक को लेते हुए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सीटों के कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो, जो इंदिरा साहनी वाद में रखा गया था। ये डिसीजन जो था, मुख्य मामला, मुख्य निर्णय माना जाता है, तो ये बरकरार रखा जाए। सभी शहरी स्थानीय निकाय निर्वाचन स्कंधों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रण में लाया जाए। ये सिफारिशें हैं भक्त वत्सल आयोग ने जो दिया है। वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जैसे सभी नगर निगमों में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 30 महीने किया जाना चाहिए। बीबीएमपी में महापौर और उप महापौर के पद के लिए ओबीसी आरक्षण प्रदान किया। ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। 2-3 सुझाव जब आपसे अगर ये इस मुद्दे को अगर आप कहीं पर लिखेंगे तो आप 2-3 बातें इस आयोग के बारे में और इसके जो सुझाव हैं लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा आवश्यक ये पॉइंट्स नहीं हैं आपके लिए। कर्नाटक का पीसीएस दे रहे होंगे तो है। इसी तरह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए बंथिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे ट्रिपल टेस्ट, जो ट्रिपल टेस्ट था आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के 2010 के फैसले में ये निर्धारित किया गया था, जिसमें 3 बातें रखी गई थी। क्या क्या बातें रखी गई थी? पहली बात, नागराज, नागराज मामला बहुत फेमस मामला है वो, उसमें ये 3 बातें रखी गई थी। पहली बात कि पर्याप्त, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें थी, मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ आपको, तीनों बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, पिछड़ापन का आंकड़ा होना चाहिए। जो आंकड़ा हो उसके अनुसार ये जो जाति है जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो पिछड़ी है या नहीं है, इसका आंकड़ा होना चाहिए, जिसे कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारित निकाल दिया कि आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों रहने चाहिए। तो ये जो मामला था दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। ट्रिपल टेस्ट मतलब ये 3 जो पैमाने निर्धारित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 वाले मामले में, वो पूरा होना चाहिए। अनुच्छेद 243 टी के तहत शहरी स्थानीय निकायों में
सीटों के आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थान जिस तरह पंचायतों में किया गया है भाग 9 में, इसी तरह भाग 9 के क में इसके लिए प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति एससी और एसटी की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित रीत से आरक्षित रखेंगे। तो किसको शक्ति दी गई है? राज्य विधानमंडल को। ये सब पिन पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जहाँ जिसको आपको देखिए यहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से। किसके पास अधिकार है, यहाँ पर कुछ भी लोग लिख कर चले आते हैं। सब कोई मंत्रिपरिषद लिख देता है, कोई संसद लिख सकता है, कोई राज्यपाल लिख देता है। तो अंततः आपको ये चीज़ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर इसको गलत लिखेंगे तो यहीं पे नंबर कटते हैं। फिर आप सोचते हो हमने तो सारा पेपर अच्छा किया था लेकिन हमारा गलत हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। नहीं आया मत लिखिए, लेकिन जो लिखिए वो सही हो। ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो 1953 में गठित काका कालेलकर या कालेलकर आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने वाला पहला आयोग था। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में, मंडल आयोग आपको पता है कमीशन एक गठित किया गया था पिछड़ापन, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनसे संबंधित आंकड़ों के लिए, उन सुझाव के लिए, उनका पिछड़ापन कैसे दूर हो। तो इसकी रिपोर्ट में देश की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के या पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसीज को शामिल करने के लिए मौजूदा कोटा जो केवल एससी एसटी के लिए था, सॉरी आज थोड़ा सा वॉइस में अचानक से प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या, एससी एसटी के लिए था, को 5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के लिए संघीय सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, अनुच्छेद 16(4) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए। बाद में यह कोटा केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया अनुच्छेद 15(4) के तहत। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये सब फैक्ट्स भी हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इतने महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसीलिए प्रीलिम्स वाले ग्रुप में भी ये वीडियो आप लोग देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसे सामाजिक, जिसको अभी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इसके लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। जब पारित हुआ तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीवीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, मतलब विधि द्वारा गठित था। आपको बताया मैंने कि ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, अनुच्छेद में उसकी उत्पत्ति होती हो, लिखा हो उसके बारे में, तो वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। जिसका संविधान वर्णन नहीं है वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक विधिक जिसका निर्माण विधि द्वारा होता है और एक संकल्प के द्वारा, सरकार संकल्प के द्वारा, जैसे योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। ठीक है, इसके लिए विधि या कोई ऐसा विधेयक पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन से निकाय कहलाते हैं? वो गैर विधिक निकाय या गैर सांविधिक निकाय कहलाते हैं। और जिनका विधि के द्वारा निर्माण होता है जिन संस्थाओं का, तो उनको क्या कहेंगे? सांविधिक निकाय या विधिक निकाय या कानूनी निकाय। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो इससे, और जिसका मूल अधिकार या मूल अधिकार किसको कहेंगे? ये कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, इसी तरीके से आप समझ लेंगे। लेकिन मूल अधिकार एक अन्य प्रकार का अधिकार है। कैसे अलग है अन्य अधिकारों से? क्योंकि भाग 3 जो संविधान का है, एक विशेष भाग है मूल अधिकार,
उसी के अंतर्गत जिन अधिकारों का वर्णन है वो मूल अधिकार होंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को आप लागू करवा सकते हो, प्रवर्तन करवा सकते हो। ठीक है। तो ये आपको, और प्रवर्तन का अधिकार भी जो आपको मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए आपको उपचार प्रदान होता है, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के अंतर्गत ही दिया गया, अर्थात वो स्वयं एक मूल अधिकार है। ठीक है। तो मूल अधिकारों को सबसे बड़ा अधिकार इसलिए माना जाता है जिसमें आपको परम शक्ति प्राप्त है। आइए, इस जब आयोग को पढ़ रहे हैं तो एक बार पुनः दृष्टि डालेंगे इसके पूरे इतिहास के बारे में। 1950 में काका कालेलकर और 1970 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। इन दोनों दशकों में काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 1992 के इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया, लेकिन ये सरकार ने किया था विधि के द्वारा, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं था। तो तमाम शक्तियां जो संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं संस्थाओं को, वो इसको प्राप्त नहीं थी। यही कारण था कि इसको अब संवैधानिक दर्जा देने का संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया गया। तो वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया है। अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है। एनसीबीसी की संरचना की बात करें, जो नया गठित हुआ है संवैधानिक आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक रहेगा और 3 अन्य सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल मिला के 5 सदस्य रहेंगे इसमें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसके मुहर युक्त आदेश द्वारा होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जाननी। संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338B और 342A को जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 से राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, किसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा नियमित कानून की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। शक्तियां एवं कार्य, तो एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो, की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी। एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा
उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया हो। किसी भी मामले पर सुनवाई के दौरान इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। तो सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हुई हैं संवैधानिक निकाय बनने के पहले। ये न्यायिक कार्य जो है, जो पिछड़ा वर्ग आयोगों से संबंधित है, उससे संबंधित शिकायतें, और उसमें ये सिविल न्यायालय की जो शक्ति थी वो अनुसूचित जाति आयोग को प्राप्त थी, लेकिन अब ये इस आयोग को स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो गई है। नया आयोग अपने पुराने स्वरूप से किस प्रकार अलग है, ये पूछ सकता है परीक्षा में। थोड़ा सा परिचय देने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, फिर आप इसमें आएंगे सेक्शन में कि नए अधिनियम ने यह स्वीकार किया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अलावा विकास की भी आवश्यकता है। अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास और विकास प्रक्रिया में नए एनसीबीसी की भूमिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नए एनसीबीसी को पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। शिकायतों के निवारण, ये सभी नए चीज़ें हैं, ध्यान रखें। अनुच्छेद 342 से पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय सहमति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाता है। सूची समावेशन और आरक्षण के अलावा यह विकास एवं कल्याण के सभी मापदंडों में समानता के प्रति प्रत्येक समुदाय के व्यापक और समग्र विकास एवं उन्नति को आवश्यक बनाता है। मुद्दे क्या हैं? तो ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए संस्करण द्वारा विश्वसनीय और प्रभावी सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रदान किए जाने की संभावना नहीं है। आलोचक ऐसा कह रहे हैं। नए एनसीबीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्य जो आयोग हैं उनके लिए, जैसे आपका राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया या अन्य आयोग हो गया, उनका भी यही हाल है। क्योंकि इसे पिछड़ेपन को परिभाषित करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए यह विभिन्न जातियों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किए जाने के लिए की जा रही मांगों के रूप में व्याप्त वर्तमान चुनौती का समाधान नहीं कर सकता है। एनसीबीसी की व्यापकता को बनाए रखने तथा निकाय की इसके मूल जो अनुच्छेद 340 में था से संबद्धता को समाप्त कर सरकार ने संविधान में विशेष संरक्षण की संपूर्ण योजनाओं को खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञ निकाय की जो विशेषताएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित की गई थी वे नए एनसीबीसी की संरचना में उपलब्ध नहीं हैं। हाल ही में जारी कुछ आंकड़ों से एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के विषम प्रतिनिधित्व का पता चलता है। ऐसे में मात्र संवैधानिक स्थिति तथा अधिक अधिनियमों से जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा, यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। अनुच्छेद 338B का जो 5वां सेक्शन है, एनसीबीसी के परामर्श से पिछड़े वर्ग की सूची के आवधिक संशोधन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यादेश पर यह मौन है। तो ये सभी मुद्दे हैं इससे संबंधित। सुझाव क्या है? तो इस संरचना में एक विशेषज्ञ निकाय की वे सुविधाएं प्रदर्शित होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसके संबंध में निर्देश दिए थे, उसका कहना था एक विशेषज्ञ निकाय हो जिसको अच्छा अनुभव हो, पिछड़े वर्ग का अच्छा अध्ययन किया हो उसने, उसके बारे में गहन जानकारी रखता हो, क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में, किस क्षेत्र में किस प्रकार की जाति जो है पाई जाती है जिसको अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया लेकिन वो शामिल होने लायक है। तो ये सब चीज़ें, विशेषज्ञ पैनल, कितना आरक्षण किसको देना चाहिए, ये सभी चीज़ें, आगे भी किसको जारी रखना चाहिए किसको नहीं जारी रखना चाहिए, तो एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में इसको होना चाहिए जो कि अनिवार्य की गई है। ठीक है, तो ये सुविधाएं प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निष्कर्षों और आयोग की सिफारिशों संबंधी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा आयोग की संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता और हितधारकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाया जाना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के स्थान पर मूल्य आधारित राजनीति के मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ केवल समाज के पिछड़े वर्गों को ही मिल सके। केवल वोट बैंक के कारण इसमें जिनको ज़रूरत नहीं है वो जातियां शामिल न हो जाएं। और विडंबना यही है कि वर्तमान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। मतलब जो मूल एससी मूल जो पिछड़े वर्ग हैं या दलित हैं उनको अभी तक आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाया है।
70-75 साल हो गए। कुछ ही विशेष जातियों को इसका लाभ मिला है और बार बार उन्हीं को मिल रहा है। तो ये एक विडंबना है कि जिनके लिए था उनको ही नहीं मिला अभी तक, और कोई और ही मलाई खा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बहस का विषय है, इतना हल्का विषय भी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ या जितना कहीं लिखा हुआ है। इस पर एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है कि कैसे सिर्फ आरक्षण से ही कुछ होना नहीं है। आरक्षण मतलब नौकरी में और शिक्षा में सिर्फ आरक्षण से ही कुछ नहीं होगा, व्यापक पैमाने पर काम किए जाने की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा, और इस पर इसी दर्शन पर आगे बढ़कर ही सबका कल्याण हो सकता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।